बच्चे हम अपनी क्लास को आज जिस सब्जेक्ट से शुरू करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट क्या है? भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। क्लियर है बच्चे? सबसे पहले मैं आपको एक दो गलतियां बताना चाहता हूं। ये गलती स्टूडेंट नहीं, ये गलती टीचर कर बैठते हैं। क्लियर है? जरा देखिए, और स्टूडेंट भी जब टीचर कर देंगे तो स्टूडेंट भी इस गलती को कर देंगे। बच्चे कभी कभी क्या कहते हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस। याद रखिएगा बच्चे कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान। क्या होता है बच्चे? राजनीतिक विज्ञान। आप कमीशन के सिलेबस को देखो और सब्जेक्ट को देखो। कमीशन कहती है भारतीय राज व्यवस्था, फिर भी लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। बच्चा अगर कोई ऐसा बोलता है ये 100% गलत है। आप जाकर कमीशन के साइट पर देखो क्या कह रही है। कमीशन कहती है भारतीय राज व्यवस्था, न कि पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे, कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं। क्या बच्चे? पॉलिटिक्स। क्या बोल देते हैं? पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। बच्चे पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। तो राजनीति अगर पढ़ना है तो बच्चे पहली बात तो राजनीति पढ़ने की चीज नहीं है, तो करने की चीज है। तो राजनीति करना है तो जाओ चुनाव लड़ो, इलेक्शन जीतो। तो एक बात सभी बच्चे याद रखिए, सबसे पहले हम अपने बोलचाल की भाषा को सही करेंगे। आपसे ना तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जा रहा है और ना पॉलिटिक्स पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? आपको क्या पढ़ना है बच्चे? तो आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी। क्लियर है? चलिए सबसे पहले ये चीज मैं मिटा दूं ना। अब बच्चे याद रखना कि चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडियन पॉलिटी है क्या, भारतीय राज व्यवस्था है क्या। बच्चे हम एकदम जीरो लेवल से अपनी क्लास को शुरू करेंगे और ABCD की तरह पढ़ेंगे। एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर है? चलिए तो बच्चे याद रखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था है क्या। तो बच्चे मैं थोड़ा आपको पाषाण युग में ले जाना चाहता हूं। कहां बच्चे? पाषाण युग। आप जानते हैं बच्चे पाषाण युग में मानव किस अवस्था में था? तो बच्चे मानव जो था वो जंगली अवस्था में था। किसमें बच्चे? जंगली अवस्था में। एक बात याद रखना बच्चे कि पाषाण युग में हम जंगली अवस्था में थे, और जंगली अवस्था कहने का मतलब होता है कि वह अवस्था जहां पर नियम कानून क्या हो, नहीं हो, जिसके मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम? पाषाण युग या जंगली अवस्था। लेकिन बच्चे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा हमने देखा कि हम नवपाषाण युग में भी आए थे बच्चे। तो जब नवपाषाण युग में आए तो मानव ने क्या शुरू किया था बच्चे? स्थायी निवास। इसका मतलब है कि अगर मानव ने स्थायी निवास शुरू किया, यानी हम जंगली अवस्था से किस में आ गए? स्थायी निवास में। और जब हम स्थायी निवास में आए बच्चे तो हम सभ्य मानव कहलाएं। क्या कहलाएं? सभ्य मानव, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चे कि हम क्या कहलाएं? ज्ञानी मानव। इसका मतलब है कि हमें जंगली से सभ्य यानी ज्ञानी मानव बनना पड़ा। अब सोचते हैं बच्चे कि सभ्य मानव या ज्ञानी मानव क्या था? तो याद रखिएगा कि सभ्य मानव, ज्ञानी मानव किस में रहने लगा? समाज में रहने लगा। समाज के साथ उसने क्या बनाए बच्चे? गांव बनाए। लेकिन मुझे लगता है बच्चे कि स्थायी निवास, सभ्य मानव और समाज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नियम एवं कानून। क्या होता है मतलब इसका बच्चे? नियम एवं कानून। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब मानव सभ्य बना, ज्ञानी मानव बना, समाज वो गांव में रहने लगा, इसका मतलब है वो किस में रहा? नियम और कानून में रहा। तो बच्चे जंगली अवस्था में नियम कानून नहीं है, लेकिन जब हम नियम और कानून में रहने लगे, मर्यादा में रहने लगे, सीमा में रहने लगे बच्चे, तभी हम ज्ञानी मानव या सभ्य मानव कहलाएं। तो बच्चे नियम कानून को अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो शुद्ध हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चे? विधान भी कहते हैं। इसका मतलब है मानव को क्या मिला? विधान मिला। लेकिन मुझे आप एक बात बताना बच्चे कि क्या विधान एक ही होते हैं या तरह तरह के, कई प्रकार के?
तो बच्चे हम देखते हैं कि हमारे समाज में कई तरह के नियम कानून हैं। तो बच्चे अगर कई तरह के नियम कानून हैं तो विधान को हमें बहुवचन यानी प्लूरल सेंस में बोलना है, उसका योग बोलना है। और जैसे योग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, संविधान, यानी बहुत सारे नियमों कानूनों का योग, बहुत सारे विधानों का क्या है बच्चे, योग। और संविधान को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम बच्चे इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन मैं फिर से कमीशन के सिलेबस को देख रहा हूं बच्चे, तो कमीशन आपसे क्या कहती है कि क्या पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था, वो संविधान की बात भी नहीं कर रही। लेकिन बच्चे मुझे आप एक साधारण सी बात बताओ, क्या भारत के लोगों को उनके संविधान की जानकारी है? पहला प्रश्न यह है बच्चे, मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, मैंने संविधान की बात नहीं की, क्योंकि यहां पर क्या है, संविधान तो लिखा ही नहीं है। तो बच्चे पहली बात है, क्या भारत के लोगों को उनके संविधान का पूरा जानकारी है? क्या सभी नियम कानून जानते हैं? नहीं बच्चे, ऐसा है ही नहीं, यानी किसी को भी पूरे संविधान की जानकारी नहीं है। लेकिन बच्चे मुझे आप एक बात बताओ, क्या भारत के लोगों को ये जानकारी है कि भारत में एक प्रधानमंत्री है, भारत में एक राष्ट्रपति है, जिला न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कलेक्टर होता है? बच्चे ऐसी सारी बातों को तो पता है निश्चित। तो बच्चे ये जो जानकारी है ये क्या है, एक्चुअली ये जो जानकारी है बच्चे, ये हमारे संविधान का क्या है, प्रायोगिक ज्ञान है। क्या है बच्चे, प्रायोगिक ज्ञान, आप जिसे क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। इसका मतलब है कि भारत के लोगों को संविधान का प्रायोगिक ज्ञान पता है। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के, क्योंकि बच्चे मैं अब इस युग को, इस देश को किसमें तब्दील कर रहा हूं, भारत में। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जैसे समाज और गांव बनता है बच्चे, उसी तरह एक देश भी तो बनता है। क्लियर है? और देश को मैं क्या नाम रख रहा हूं, भारत। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान, क्लियर है बच्चे, भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को ही भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। एकदम पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो याद रखिए कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राज व्यवस्था क्या है, तो एकदम जीरो लेवल से समझाना है बच्चे कि भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब है कमीशन कहती है कि आप भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर आइए, और वही क्या है, भारतीय राज व्यवस्था। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को ही भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटी। तो बच्चे हमें भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना है, यानी हमारे देश के संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को अच्छे से समझना है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? पहले मैं मिटाऊं बच्चे ये सब, ओके। अब यहां देखिए बच्चे, आप वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट्स को बखूबी लिख सकते हैं और बहुत इजी इन चीजों को समझना। चलिए तो अब हमारा क्लास शुरू हो गया भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। क्लियर है? ओके। तो बच्चे चलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्लियर है? और इस कहानी से हम चीजों को सीखेंगे। बच्चे क्या हुआ कि भारत नाम का एक देश था। क्लियर है बच्चे? ये देखिए क्या है, एक देश था बच्चे जिसका नाम क्या है, भारत, या यूं कहा जाए कि भारत नाम की क्या है बच्चे, एक भूमि है। क्या है? एक भूमि है। तो बच्चे याद रखिएगा कि भारत जो है कहां पर स्थित है, तो हमें याद रखना है कि भारत जो है दक्षिण एशिया में। क्लियर है? अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, गर्म है। इसका मतलब है कि भारत की जलवायु गर्म है, इसका मतलब है कि यहां पर जो तापमान है वो तापमान क्या है बच्चे, ऊंचा है। एक दिन या सालों भर, तो हम कहेंगे सालों भर। क्लियर है? तो हमने देखा कि भारत नाम की एक जमीन है जो दक्षिण एशिया में है, यहां की जलवायु गर्म है, तापमान ऊंचा है। तो बच्चे याद रखिएगा कि गर्म जलवायु की खूबी है कि यहां कृषि बहुत अच्छी होती है। क्या बच्चे? कृषि अच्छी होती है। तो बच्चे अगर यहां पर कृषि अच्छी है तो याद रखिएगा कि यहां पर एक खास फसल था बच्चे, जिसे क्या कहा गया था, गरम मसाला। तो याद रखिएगा
कि गरम मसाला की उपज जो थी बच्चे यहाँ बहुत ही अच्छी थी और भारत इस गरम मसाला के उपज के वजह से भी क्या था, प्रसिद्ध था। यहां तक समझ में आया? तो बच्चे सिंपल याद रखिएगा कि भारत नाम की एक जमीन अपने गर्म जलवायु के कारण कृषि अच्छी होती थी और अच्छी कृषि में क्या था बच्चे, गरम मसाला था और गरम मसाला के नाम से भारत क्या था, प्रसिद्ध था। लेकिन इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि अगर मैं प्राचीन भारत में चला जाऊं, बहुत पुराने समय चला जाऊं, तो भारत के इतिहास में ये क्या होता था कि ये जमीन जो था बच्चे, ये क्या करता था, मसाला व्यापार करता था। क्लियर है? क्या करता था बच्चे, मसाला व्यापार करता था और जो व्यापारी यहां पर आते थे, क्लियर है बच्चे, याद रखिएगा, व्यापारी आकर खरीदते थे। क्या करते थे, खरीदते थे एवं जहां वो आते थे वहां जाकर क्या करते थे, बेचते थे। क्लियर है? तो हमने देखा कि भारत जो है अपनी जलवायु के कारण अच्छी कृषि थी, यहाँ गर्म मसाले की उपज अच्छी थी, इसलिए वो प्रसिद्ध था और यहाँ से क्या होता था, मसाला व्यापार होता था और व्यापारी आकर मसाला खरीदते थे बच्चे और क्या करते थे, उसे बेचते थे। लेकिन जब व्यापारी मसाला खरीदते थे बच्चे तो किसके बदले खरीदते थे, तो याद रखेंगे वो खरीदते थे सोना देकर। क्या देते थे बच्चे, सोना। इस तरह क्या हुआ बच्चे कि सोना देकर खरीदते थे तो भारत में सोना क्या हुआ, धीरे धीरे जमा होने लगा। याद रखिए बच्चेगा कि भारत में सोना क्या होने लगा, जमा होने लगा और जैसे जमा होने लगा बच्चे, इतिहास में भारत को क्या कहा गया, सोने की चिड़िया। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा बच्चे कि इस मसाला व्यापार के कारण भारत में बड़े पैमाने पर सोना आने लगा और सोना जमा होने लगा और भारत क्या बन गई, सोने की चिड़िया बन गई। और बच्चे यही सोने की चिड़िया किसने बना दिया, मसाला व्यापार ने। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब देखो बच्चे, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, क्लियर है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा क्या हुआ कि मध्यकाल में बच्चे, क्लियर है, पहले मैं इसे मिटाऊं, आप ये सीख चुके हैं? ओके बेटा, आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट्स बखूबी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत नाम का जो देश था क्या बन गया बच्चे, वो मसाला बाजार बन गया। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या हुआ बच्चे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, अब इतिहास में क्या आया बच्चे, मध्यकाल। क्लियर है? तो मध्यकाल में भी ये देखा गया बच्चे कि पूरे मध्य एशिया एवं यूरोप के व्यापारी, मध्य एशिया एवं यूरोप के व्यापारी भी बड़े पैमाने पर मसाला खरीदने लगे। बड़े पैमाने पर क्या करने लगे बच्चे, मसाला खरीदने लगे। और बच्चे याद रखिए, खरीदने की वजह से भारत में खूब सोना आने लगा। क्या आने लगा बच्चे, भारत में खूब सोना आने लगा। अब इससे क्या हुआ बच्चे कि व्यापार जैसे जैसे बढ़ी, भारत में क्या हुआ, खूब सोना आने लगा। अब जो यूरोप के लेखक थे, यूरोप के जो चिंतक थे बच्चे, वे इस बात की चिंता करने लगे कि अगर इसी तरीके से सारा सोना भारत में जाने लगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब यूरोप का सारा सोना भारत में चला जाएगा और यूरोप में सोना नहीं बचेगा। और भारत तो सोने की चिड़िया थी ही। लेकिन क्या हुआ बच्चे कि धीरे धीरे ये जो व्यापारी लोग थे, इनके मन में ये बात आ गई कि जब हम मसाला बाजार से मसाला लाकर बेचते हैं तो हमें इतनी कमाई होती है, अगर हमें खुद मसाला बाजार में पहुंच मिल जाए तो सोचो कमाई कितनी होगी। क्लियर है बच्चे? तो क्या हुआ बच्चे कि इसी तरह यूरोप में एक देश था। यूरोप में क्या था बच्चे, एक देश था जिसका नाम था इंग्लैंड। यहां क्लियर कीजिएगा बच्चे कि यूरोप में क्या था, एक देश था, में एक देश था, या एक देश था बच्चे जिसका नाम क्या था, इंग्लैंड। क्या नाम था, इंग्लैंड। क्लियर है? अब इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, यहां पर बच्चे कुछ लोगों ने, यानी कि निजी व्यक्तियों ने, क्या बच्चे, निजी व्यक्तियों ने एक कंपनी बनाया। क्या बनाया बच्चे, निजी व्यक्तियों ने एक कंपनी बनाया। क्लियर है? क्योंकि ये लोग सोचते थे
कि जब मसाला बाजार से इतना फायदा है, अगर हम खुद मसाला बाजार में चले जाएं तो सोचो हमें कितना फायदा होगा। क्लियर है बच्चे? तब तक समुद्री मार्गों की खोज भी शुरू हो गई थी। यूरोपीय लोगों ने बड़े पैमाने पे समुद्री मार्ग की भी खोज कर ली थी। तो इन निजी व्यक्तियों ने क्या किया, एक कंपनी बनाया और बच्चे वहां की रानी जिनका नाम था बच्चे एलिजाबेथ प्रथम। क्या नाम था? एलिजाबेथ प्रथम। क्लियर है? तो एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्षों का एकाधिकार मांगा। क्या मांगा बच्चे? 15 वर्षों का एकाधिकार मांगा। एक्चुअली ये जो निजी व्यक्तियों ने कंपनी बनाया था बच्चे, ये कंपनी बना के रानी के पास चले गए और रानी से जाकर ये कहा कि हम जो है व्यापार करना चाहते हैं। तो रानी ने कहा इट्स ओके, जाइए आप व्यापार कीजिए, पर कहाँ व्यापार करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा कि हम पूर्वी देशों का व्यापार करना चाहते हैं। कहाँ व्यापार करना चाहते हैं बच्चे? पूर्वी देशों का। तो पूर्वी देश का मतलब क्या हो गया बच्चे? दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें भारत भी था, यानी मसाला बाजार में व्यापार करना चाहते थे। तो रानी ने कहा कोई नहीं, जाओ करो मसाला बाजार में, क्योंकि रानी भी इस बात को जानती थी कि मसाला बाजार में कितना फायदा है। क्लियर है? लेकिन इन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो जरूर, पर हमें 15 वर्षों का एकाधिकार चाहिए। कितने वर्षों का एकाधिकार चाहिए बच्चे? 15 वर्षों का। बच्चे समझिए पहले 15 वर्षों के एकाधिकार का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब ये होता है कि इंग्लैंड में इस कंपनी के अलावा दूसरी और कोई कंपनी यहां पर नहीं आएगी। भले यूरोप के दूसरे देशों से आए वो चलेगा, पर इंग्लैंड की दूसरी कोई कंपनी यहां नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? तो रानी ने कहा इट्स ओके और इन्हें पूर्वी देशों का व्यापार अधिकार दे दिया बच्चे। और ये सीधे कहां पहुंच गए? भारत में। और जैसे ये भारत में पहुंचे बच्चे, क्या बना इस कंपनी का नाम? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देख सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से कंपनी बन गई। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कहां पहुंच गई? भारत पहुंचा। और देखिए बच्चे, इस सोने की चिड़िया और मसाला बाजार की वजह से क्या हुआ कि यूरोप की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आ गई। क्लियर है ना? अब यहां देखो बच्चे, आगे क्या हुआ कि अब ये कंपनी भारत तो आ गई, अब इन्होंने क्या किया कि भारत में मसाला बाजार करना शुरू किया। पहले मैं मिटाऊं, सीख चुके हैं आप लोग? ओके बच्चे, बहुत इजी है। आपके हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स और पॉलिटी के पार्ट्स मैं मिक्स करके ले चलूंगा, आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्लियर है? हम इतिहास का संदर्भ लेंगे, रेफरेंस लेंगे और पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। और याद रखिए बच्चे, मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन मैं क्लास नोट से आपको दूं और कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूं सुनते चलिए। चलिए बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। तो याद रखिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बच्चे देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया बच्चे? भारत में व्यापार करना शुरू किया। क्लियर है? भारत में व्यापार करना शुरू किया। लेकिन बच्चे इन्होंने देखा, क्या देखा इन्होंने? कि भारत में दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम इन्होंने क्या देखा बच्चे? कि उन्होंने देखा कि भारत का जो समाज है, भारत का समाज क्या हुआ है बच्चे? बटा हुआ है। देख रहे हैं? पहला परेशानी क्या देखा कि भारत का समाज बटा हुआ है। और दूसरा उन्होंने ये भी देखा बच्चे कि भारत का जो भूगोल है वो भी क्या है? बटा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि ये जो देश है भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा बच्चे कि एक तो इनका क्या है? समाज भी बटा हुआ है, और दूसरा उन्होंने ये देखा कि इनका भूगोल भी क्या हुआ है? बटा हुआ है। बस अंग्रेजों ने तुरंत अपनी एक पॉलिसी अपनाने लगी बच्चे, और उन्होंने कहा कि फूट डालो और राज करो। क्लियर है बच्चे? फूट डालो और राज करो। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया बच्चे? कि भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। यहां क्लियर कीजिए बच्चे, भारत की जमीन पर क्या किया बच्चे? कब्जा करना शुरू किया। तो हमने देखा कि भारत की जमीन पर क्या किया इन लोगों ने? कब्जा करना शुरू किया। तो याद रखिए बच्चे, अगर भारत की जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो वो क्या करेगा? प्रशासन करेगा और
शासन भी करेगा। क्योंकि याद रखिए बच्चे, व्यापारी सिर्फ व्यापार करते हैं, लेकिन अब ये व्यापारी से आगे बढ़कर इन्होंने क्या किया कि भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। और बच्चे जब भारत की जमीन पर कब्जा करेंगे तो क्या करेंगे, प्रशासन या शासन करेंगे। और इस तरीके से इन लोगों ने सोने की चिड़िया को लूटना क्या किया बच्चे, शुरू किया। क्लियर है? अच्छा, अब ये अंधी कमाई करने लगे और कहां जाने लगे, इंग्लैंड जाने लगे। अब यूरोप की जो दूसरी कंपनियां थी वो भी तो इस ताक में बैठी थी, उन्हें भी मौका मिले मसाला बाजार में जाकर व्यापार करने का। लेकिन मैंने कहा था ना अभी आपसे कि पहली कंपनी ने ही क्या किया था, 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार ले लिया था। दूसरी कंपनियां तो जाएंगी नहीं। और ये कंपनी क्या करती थी बच्चे कि रानी को घूस भी दे देती थी कि समय बढ़ा दो और किसी को आप आने मत देना। क्लियर है? चलिए, लेकिन बच्चे याद रखिए कि धीरे धीरे दूसरी कंपनियों ने रानी को इस कंपनी के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी भड़काना शुरू किया। तो बच्चे कहीं ना कहीं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जमीन पे कब्जा करने लगी, शासन और प्रशासन करने लगी, इसका मतलब है बच्चे कि अब कंपनी पर नियंत्रण करना आवश्यक था। याद रखिएगा कि अब क्या हो गया बच्चे, जब शासन प्रशासन करने लगी तो कंपनी पर नियंत्रण क्या हुआ बच्चे, आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी। क्लियर है? आवश्यक हो गया बच्चे। और इसीलिए क्या किया बच्चे कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के लिए कानून बनाया। क्या बनाया बच्चे? यहां केयर कीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के लिए क्या बनाया, कानून बनाया। और मुझे ये बताइए बच्चे कि ये जो कानून बना ये कहां आया, भारत में आया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कहां थी, भारत में। तो क्या मैं बच्चे ये कहूं कि जब ये कानून भारत में आया तो भारत में लागू हुआ। तो क्या ये कहा जाए कि भारत में एक कानून लागू हुआ, भारत में एक संविधान लागू हुआ? तो जैसे बच्चे भारत में संविधान लागू हुआ तो क्या मैं कहूं कि यही भारत का संवैधानिक विकास है? क्योंकि बच्चे याद रखिएगा कि भारत का संविधान उसके इतिहास से जुड़ गया। इसलिए हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, भारत का संवैधानिक विकास। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? मिटाओ मैं इसे। और हमारा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? मैं मिटाऊं इसको फिर? ठीक है, चलिए हम अपने अगले पहले चैप्टर की ओर चलेंगे इस क्लास की। और बच्चे एकदम कहानी की तरह चीजों को सुनना है, कुछ भी नहीं रटना। आप सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर करते चलेंगे और सारे प्रश्न आपके बनने लगेंगे। ठीक है ना? तो बच्चे हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, सभी बच्चे केयर कीजिएगा। हमारा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। क्या है बच्चे हमारा पहला चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास। क्लियर है ना? तो चलिए बच्चे हम समझते हैं कि अब किस तरीके से भारत के संविधान का विकास हुआ और कैसे भारत का संविधान जो है इसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे इतिहास की दो घटनाएं हैं, जरा यहां केयर कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे क्या हुआ कि 1757 में एक युद्ध हुआ बच्चे जिसका नाम था पलासी का युद्ध। क्या नाम था बच्चे? पलासी का युद्ध। ये जो युद्ध था किससे संबंधित था बच्चे? तो बंगाल क्षेत्र से। क्लियर? उसी तरह बच्चे 1764 में एक और युद्ध हुआ जिसे कहा गया बक्सर का युद्ध। क्या कहा गया बच्चे? बक्सर का युद्ध। और ये भी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो बंगाल से। बच्चे ये देखा गया कि इन दोनों युद्ध में किसकी जीत हुई? तो अंग्रेज विजयी रहे। इस दोनों युद्ध में कौन विजयी रहा बच्चे? अंग्रेज विजयी रहे। इसका मतलब है कि अंग्रेज विजयी रहे तो बंगाल पर किसका शासन हो गया? तो हम क्या कहेंगे? अंग्रेजों का। तो याद रखेंगे बच्चे कि उस समय बंगाल जो था वो अंग्रेजों के शोषण का क्या बन गया? केंद्र बन गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए ये तो समझ में आया कि बंगाल क्या बन गया? अंग्रेजों के शोषण का केंद्र बन गया। और बच्चे जो मैंने आपको समझाया था
कि ब्रिटिश सरकार ने जो पहला कानून बनाकर भेजा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लागू हुई। तो बच्चे शुरू करते हैं। हमारा वो सबसे पहला जो एक्ट था बच्चे, उसी का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था बच्चे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो बच्चे बताइए कि भारत के संविधान का विकास कहां से हुआ बच्चे? तो हम क्या कहेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्लियर है? लेकिन बच्चे एक सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया था बच्चे, उसमें क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में लिख दिया गया था। तो हमें रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदी भी जानना है। इसे हिंदी में हम कहते हैं बच्चे विनियमन अधिनियम। क्या था बच्चे? विनियमन अधिनियम। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं कि इस विनियमन अधिनियम में क्या क्या हुआ। तो बच्चे याद रखिए कि इस विनियमन अधिनियम में पहली बार कंपनी के लिए एक लिखित संविधान बना। क्या बना बच्चे? एक लिखित संविधान। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि पहली बार कंपनी के लिए एक लिखित संविधान बना। और जैसे लिखित संविधान बना बच्चे, तो याद रखिएगा कि भारत में किसका नियंत्रण हो गया? संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। पूरी बात समझ में आ गई? यानी कंपनी के काम को देखने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर भेजा गया, जिसे हम विनियमन अधिनियम कहते हैं। तो इस अधिनियम की पहली खूबी थी बच्चे कि कंपनी के लिए एक लिखित संविधान बना, यानी कंपनी पर किसका नियंत्रण हो गया? संसदीय नियंत्रण। यानी अब बच्चे भारत में संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। और यह संसदीय नियंत्रण किसका था? इंग्लैंड का था, ब्रिटिश का था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। यहां तक समझ में आए बच्चे? अच्छा, तो याद रखिए जैसे संसदीय नियंत्रण हुआ तो हमने देखा कि अब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ गई। तो याद रखिए बच्चे कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की फिर क्या हुई? शुरुआत हुई। क्योंकि बच्चे जब संसदीय नियंत्रण हो गई, इसका मतलब है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हुआ, और जब सरकार का नियंत्रण होता है तो हम उसको केंद्रीय प्रशासन कहते हैं। तो हमने देखा बच्चे कि कंपनी के लिए एक लिखित संविधान बना, और कंपनी के लिए क्या किसकी शुरुआत हो गई बच्चे? फिर केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गई। और याद रखेंगे बच्चे कि केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होने के साथ साथ कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामले को, कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों को मान्यता मिलने लगी। मामलों को क्या मिली बच्चे? मान्यता मिली। क्योंकि याद रखना, व्यापारी सिर्फ व्यापार करते हैं, पर उन्होंने जमीन पर जब कब्जा किया तो राजनीति और प्रशासन भी करने लगे। तो इसी एक्ट में बच्चे राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को क्या मिली? इनकी मान्यता भी मिली। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि बंगाल पर इनका शासन था और बंगाल शोषण का केंद्र था। तो बंगाल के लिए एक पद बना था इस समय बच्चे, जिसे क्या कहा गया था? गवर्नर। क्लियर है? तो ये जो गवर्नर का पद था किसके लिए था बच्चे? बंगाल का। लेकिन अब यहां क्या हुआ बच्चे कि गवर्नर के पद को हटाकर, यानी गवर्नर के पद को डेवलप किया गया बच्चे। और याद रखेंगे कि इसी एक्ट में अब बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल का पद बना। किसका पद बना बच्चे? गवर्नर जनरल का पद बना। तो सभी लोग याद रखेंगे कि बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल का पद बना। इसका मतलब है कि अब बंगाल में क्या होगा? एक गवर्नर जनरल भी होगा। बन गया बच्चे? तो देख सकते हैं कि एक लिखित संविधान बनी, संसदीय नियंत्रण आया, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गई, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को मान्यता मिली, और बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद बना। क्लियर है बच्चे? अब हमें यह जानना है कि ठीक है, बंगाल के लिए क्या हुआ? एक गवर्नर जनरल का पद बना। तो आखिर ये गवर्नर जनरल कौन था? क्लियर है बच्चे? पहले मैं मिटाऊं इसे, आप सीख चुके हैं। ओके बेटा, आप वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट्स को बखूबी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहां हमने देख लिया कि बंगाल के लिए क्या हुआ? एक गवर्नर जनरल का भी पद बना। तो हमें यह जानना है कि वो जो बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद बना था,
तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे बच्चे कि बंगाल का पहला, याद रखिएगा किसका बच्चे? बंगाल का। मैं बार बार कह रहा हूं, आप शब्दों में गलती नहीं करेंगे। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना बच्चे, उसी का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था बच्चे? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? तो हमने देखा कि बंगाल के लिए पहला गवर्नर जनरल का पद बना वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए कितने सहायक सदस्य थे बच्चे? 4 सदस्य क्या थे? इसके सहायक थे। और ये लोग क्या करते थे बच्चे? संयुक्त रूप से यानी मिलकर क्या करते थे? कार्य करते थे। क्लियर है? तो हमने देखा बच्चे कि बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद बना और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और वॉरेन हेस्टिंग्स के परिषद में बच्चे फिर 4 सदस्य थे जो इसके सहायक थे, और ये लोग संयुक्त रूप से मिलकर क्या करते थे? काम करते थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गवर्नर जनरल का पद किसके लिए बना? बंगाल के लिए बना बेटा। ठीक है? तो याद रखेंगे कि उस समय मुंबई भी इनके पास थी और मद्रास भी। तो बच्चे याद रखेंगे कि बंगाल तो था ही, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी भी इनकी थी। तो देखो बच्चे, इन लोगों ने क्या किया कि बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। देख रहे हैं बच्चे? गवर्नर जनरल के क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया। इसका मतलब हो गया कि बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद बना, और जब बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी के अधीन, उसी के अंदर किसे डाल दिया गया बच्चे? मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी डाल दिया। तो सोच सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल कितना मजबूत हो गया कि उसके अंदर ये सारे प्रेसिडेंसीज भी आ गए। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखना है बच्चे कि इसी एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई बच्चे? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्लियर है? तो हमने ये भी देखा कि इसी समय कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी बच्चे, वो कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। क्लियर है? तो याद रखना है कि 1773 के एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई बच्चे, तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश, क्या बच्चे? उसका मुख्य जो न्यायाधीश था, क्लियर है, उसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा, उसका नाम था बच्चे एलिजाह इम्पे। क्या नाम था बच्चे? एलिजाह इम्पे। और एलिजाह इम्पे के 3 सहायक थे। कितने? और 3 सहायक थे बच्चे, देखिए, लिमेंस्टर, हाइट और चैम्बर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा बच्चे कि किस तरह कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, अब क्या हुआ बच्चे कि यहां पर इंग्लैंड की रानी ने या सरकार ने व्यवस्था तो कर दी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उस तरीके से कंपनी को कंट्रोल नहीं की जा रही थी। तो अब यहां पर क्या हुआ बच्चे कि एक विलियम पीट नाम का व्यक्ति था। उस विलियम पीट व्यक्ति ने बच्चे रानी की मदद से तुरंत वहां की सरकार के द्वारा एक और एक्ट पारित करवाया गया, जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्लियर है बच्चे? चलिए हम अगले एक्ट पर चलते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं, सीख चुके हैं आप लोग? ओके। तो हमारा अगला एक्ट है बच्चे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 84। क्लियर है ना? लेकिन बच्चे यहां सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, तो ये पीट कौन था? तो बच्चे याद रखिएगा कि इस व्यक्ति का पूरा नाम था विलियम पीट। क्या नाम था बच्चे? विलियम पीट। और विलियम पीट कोई और नहीं था बच्चे, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कौन था बच्चे? वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो इस बात को याद रखना है कि जो विलियम पीट था वो क्या था बच्चे? इंग्लैंड का
प्रधानमंत्री था और उसी ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। अब जरा सोचिए कि इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। तो बच्चे पहले कंपनी के लिए एक पद बना था गवर्नर जनरल का। अब पिट इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के काम को कंट्रोल करने के लिए बच्चे 6 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत भेजा गया। क्लियर है? तो यहां सभी लोग ध्यान देंगे कि कंपनी के लिए क्या भेजा गया बच्चे, भेजा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बच्चे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो याद रखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में कहा गया है नियंत्रक मंडल। क्या बच्चे? नियंत्रक मंडल। भूलिएगा नहीं, वो कोई भी दे सकते हैं। तो कंपनी के लिए भेजा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल। क्लियर है? तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रक मंडल है, पहले इसमें कितने सदस्य थे? याद रखेंगे 6 सदस्य। और ये क्यों भेजा गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजा गया था कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए। किसके लिए भेजा गया था बच्चे? तो कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए। तो याद रखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस में आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए क्या बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसी तरह बच्चे एक और बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बना बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे हम कहते हैं निदेशक मंडल। क्या कहते हैं बच्चे? निदेशक मंडल। अब ये निदेशक मंडल क्यों बना था? तो याद रखेंगे ये बना था कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए। क्लियर है? तो बच्चे इस बात को याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट में विलियम पिट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इस एक्ट में बच्चे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जिसके 6 सदस्य थे और ये कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखते थे। क्लियर है? उसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना जो कंपनी के किस मामले को देखता था बच्चे? व्यापारिक मामले को देखता था। क्लियर है? और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन बच्चे क्या है कि मसाला बाजार बहुत विस्तृत था, कंपनी का काम धीरे धीरे आगे बढ़ा था, कंपनी को काफी मुनाफा हो रहा था और कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने पैरों को पसार रही थी बच्चे। और भारत के लोगों का शोषण चक्र क्या था? बहुत ही तेज हुआ था। इसलिए कंपनी पर मजबूत नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। जबकि ये जो चीजें थी यहां ये चीजें प्रभावी नहीं हो रही थी। बस तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बच्चे अगला एक्ट और पारित किया जिसे कहा गया था 1813 का एक्ट। क्लियर है बच्चे? तो पहले मैं इसे मिटाऊं, ठीक है? चलिए हम अगले एक्ट पे चलते हैं जो क्या था 1813 का एक्ट। ना तो बच्चे अगला एक्ट है हमारा 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट। क्लियर है बच्चे? 1813 के एक्ट में पहले क्या हुआ? याद रखिएगा कि 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया बच्चे? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 1813 के एक्ट में हमें याद रखना है कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष का क्या दे दिया गया? उससे बढ़ावा दिया गया। तो अब हमने ये देख लिया कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए क्या किया गया बच्चे? बढ़ा दिया गया। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा। उसके बाद क्या था बच्चे कि कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया गया। ठीक है बच्चे? याद रखिएगा कि कंपनी के व्यापार पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि कंपनी के व्यापार पर क्या किया गया बच्चे? प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जरा सोचिए कि 1813 के एक्ट में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया भी गया और कंपनी के व्यापार पर क्या लग गया बच्चे? प्रतिबंध लग गया। अब सोचो कि अगर कंपनी के व्यापार पर ही प्रतिबंध लग जाए तो फिर कंपनी काम कैसे करेगी? कंपनी मुनाफा कैसे देगी? ब्रिटेन को टैक्स कैसे देगी? उन्हें पैसे कैसे देगी? क्लियर है? इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार इतनी भी बेवकूफ नहीं थी बच्चे कि वो व्यापार पर प्रतिबंध लगा दे और इनकी कमाई को ही रोक दे। तो इन्होंने ये देखा कि कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा किसके साथ है? तो इन्होंने देखा कि कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा क्या है? चीन के साथ व्यापार में है। किसके साथ बच्चे? चीन के साथ
व्यापार में है। और दूसरा देखा गया कि सबसे ज्यादा फायदा क्या है, तो देखा गया कि दक्षिण पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार में। क्लियर है बच्चे? दक्षिण पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार में ज्यादा फायदा था। तो बस यहीं पर क्या किया बच्चे कि कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध तो लगाया, लेकिन इन दोनों को क्या किया गया बच्चे, छोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा कि कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और दक्षिण पूर्व देशों के साथ बच्चे जो चाय का व्यापार था, इन दोनों को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। इसका मतलब है बच्चे कि कंपनी अब इससे अपने घाटे को क्या करने लगी, पूरा करने लगी। यानी कंपनी ने फिर शोषण चक्र क्या किया बच्चे, तेज किया। और आप भी ये जानते हैं कि भारत के चाय बागानों में बच्चे न जाने कितने मासूम लोगों का अंग्रेजों ने क्या किया, शोषण किया है। यहां तक पूरी बात समझ में आई? अच्छा बच्चे, ये दो चीजों के साथ एक और चीज आया बच्चे, केयर कीजिएगा कि कहा जाता है कि हर एक देश में धर्म का भी बोलबाला होता है। तो इंग्लैंड भी तो एक देश था, क्या वहां धर्म का बोलबाला नहीं था? था। तो बच्चे वहां का धर्म क्या था, तो क्रिश्चियन धर्म। तो अब वहां के जो क्रिश्चियन जो गुरु थे, उन्होंने रानी से कहा, गवर्नमेंट से कहा कि भारत की जमीन पे तो आप लोग चले गए, मसाला बाजार भी करने लगे, जमीन पर कब्जा भी करने लगी, अब हमें भेजो ताकि हम क्रिश्चियन धर्म का क्या करें, प्रसार करें। तो याद रखेंगे बच्चे कि 1813 के एक्ट में ही बच्चे भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। क्लियर है बच्चे? तो किसका आगमन हुआ? ईसाई मिशनरियों का आगमन। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि 1813 के एक्ट में यह देखा गया कि भारत में पहली बार ईसाई मिशनरी, जो क्रिश्चियन के मिशनरीज होते हैं बच्चे, जो धर्म प्रचार के लिए आते हैं, तो भारत में पहली बार हमने देखा कि ईसाई मिशनरियों का क्या होने लगा बच्चे, आगमन होने लगा। अब भारत में ईसाई मिशनरी भी आ गए। पूरी बात समझ में आ गई? तो 1813 के एक्ट की ये बातें याद रखना है बच्चे आपको कि पहले तो कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और दक्षिण पूर्व देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया, और भारत में पहली बार ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ। लेकिन बच्चे याद रखिए कि ईसाई मिशनरी जिस धर्म को और जिस सभ्यता को लेकर आएंगे, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था पश्चिमी संस्कृति। क्या कहा जाता था बच्चे? पश्चिमी संस्कृति। लेकिन क्या भारत में खुद की संस्कृति नहीं थी? तो भारत की जो संस्कृति थी उसे प्राच्य संस्कृति या पूर्वी संस्कृति कही जाती थी बच्चे। तो अब इन लोगों ने सोचा कि आखिर भारतीयों के दिमाग को कैसे बदला जाए, तो इन्होंने कहा कि भारतीयों को क्या करो, शिक्षा दो। तो याद रखना है बच्चे कि इसी एक्ट में, ठीक है, भारत में शिक्षा के लिए, किसके लिए बच्चे? शिक्षा के लिए 1 लाख का फंड बना। इस बात को याद रखिएगा कि अब भारत के लोगों के शिक्षा के लिए 1813 के एक्ट में कितने का फंड बनाया गया बच्चे? 1 लाख रुपए का फंड बनाया गया, ताकि भारतीयों को शिक्षा मिले और ये क्या करें कि ईसाई मिशनरी या पश्चिमी संस्कृति को स्वीकार करें। तो बच्चे मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि बताएंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज भारत क्यों आए थे? तो क्या बोलिएगा? आप ये कहिएगा बच्चे कि सर इसलिए भारत आए थे क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार करना था। बच्चे उन्होंने सिर्फ यही एक काम नहीं किया, इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार को छोड़कर सारे काम किए। यही लोग थे बच्चे जिन्होंने भारतीयों पर अभद्र टिप्पणी करनी शुरू कर दी, भारतीयों को गलत गलत शब्द बोले। बच्चे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, फिर भी अब पढ़ाई का हिस्सा है तो समझिए, भारत को ब्लैक डॉग, काली चमड़ी, ऐसे जो ये बोलते थे बच्चे, ये सब जो किसने बोलना शुरू किया? इन्हीं ईसाई मिशनरियों ने बोलना शुरू किया, ताकि बच्चे भारतीय जो हैं वो भावुक रूप से कमजोर होकर के क्रिश्चियन धर्म को क्या करें, धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 1813 के एक्ट के बाद। याद रखिए हमें पूरी देश की आजादी तक पहुंचनी है, तभी भारत का पूरा संवैधानिक विकास का क्या चलेगा बच्चे, क्रम चलेगा। पहले मैं इसे मिटा दूं, सीख चुके हैं आप लोग? ओके, अब बच्चे जो हमारा अगला एक्ट है, यहां सभी लोग केयर कीजिएगा
कि जो हमारा अगला एक्ट है हम उसे कहते हैं 1833 का एक्ट। किसका बच्चे? 1833 का एक्ट। याद रखिएगा कि 1833 का एक्ट अपने प्रावधानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से जनरली बच्चे आपसे सवाल जो है वो पूछा गया है। क्लियर है? तो हमारा अगला एक्ट क्या है बच्चे? 1833 का एक्ट। तो सभी लोग एक बात याद रखिएगा कि जैसा मैंने आपको बताया था कि 1813 में कंपनी के व्यापार पे क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन बच्चे जो कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया तो क्या वो प्रतिबंध कंप्लीट था, पूरा था? नहीं बच्चे, आपने देखा कि चाय और चीन के साथ व्यापार को क्या किया गया था? छोड़ दिया गया था। तो जब चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया इसका मतलब है कि पूरे तरीके से नियंत्रण नहीं था। इसका मतलब है ब्रिटिश सरकार को यह चाहिए कि कंपनी पर अब पूरे तरीके से नियंत्रण करना होगा, क्योंकि कंपनी के पांव धीरे धीरे भारत में फैल रहे थे, मसाला बाजार पर कब्जा हो रहा था और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मसाला बाजार अंग्रेजों के पास आ रहा था। क्लियर है? तो अब हमें यह देखना है बच्चे कि 1833 के एक्ट में क्या बातें हुई, किस तरीके से नियंत्रण क्या है अंग्रेजों का मजबूत होता रहा। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? थैंक यू।